हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा आपको ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स विषय में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बारे में व्याख्यान दे रहा हूँ। मेरे अभी इस टॉपिक पर 3 व्याख्यान पूरे हो चुके हैं, जिनमें पिछला व्याख्यान था वोगल्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन मेथड। वोगल्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन मेथड में कुछ समस्याएं आती हैं जिनका समाधान हम कैसे करें, ये हम आज के लेक्चर में समझना चाहेंगे। पहली समस्या आती है असंतुलित बंटन की स्थिति। यदि मांग की मात्रा पूर्ति से अधिक है तो एक काल्पनिक पंक्ति के रूप में प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे, अर्थात हमारी डिमांड जो है अगर पूर्ति से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में हम एक काल्पनिक रो बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार परिवहन तालिका में यदि पूर्ति की मात्रा मांग से अधिक है तो एक अतिरिक्त काल्पनिक कॉलम हम बनाएंगे। पूर्ति अगर अधिक है तो हम मांग के लिए कॉलम बनाएंगे, और अगर मांग अधिक है तो पूर्ति के लिए हम एक डमी कॉलम बनाएंगे। इन अतिरिक्त काल्पनिक कॉलम अथवा पंक्ति प्रकोष्ठों में प्रति इकाई परिवहन लागत शून्य मानेंगे, अर्थात अगर हमने डमी कॉलम बनाया है तो उसकी भी कॉस्ट शून्य होगी, और डमी रो बनाई है तो उसकी कॉस्ट भी शून्य होगी। काल्पनिक कॉलम या काल्पनिक पंक्ति की मात्रा कुल पूर्ति मात्रा व कुल मांग मात्रा के अंतर के समान होती है, अर्थात डमी कॉलम और डमी रो में हम वो क्वांटिटी लिखेंगे जो टोटल क्वांटिटी एंड टोटल डिमांड में डिफरेंस है। इस प्रकार अगर हम असंतुलित बंटन को डमी कॉलम और डमी रो से बनाकर संतुलित बनाएंगे, उपरोक्त सभी कार्य करने के बाद वोगल का अनुकूलतम हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली समस्या है असंतुलित बंटन की स्थिति। दूसरी समस्या आती है अपेक्षित संभावित हल वाली परिवहन समस्या का हल, अर्थात डिजनरेट सॉल्यूशन। कई बार हम देखते हैं कि परिवहन तालिका हम बनाते हैं और हमने अलग अलग सेल्स में सप्लाई कर दी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी हमने कॉलम बनाए हैं हमारी तालिका में और जितने भी रो बनाए हैं, तो कॉलम और रो के योग में से एक कम के बराबर सप्लाई होनी आवश्यक है, अर्थात भरे हुए वर्गों की वांछित संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस नंबर ऑफ रो -1 से कम हो तब उसे अपेक्षित हल अर्थात डिजनरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें परिवहन तालिका में जो पंक्ति मूल्य ज्ञात करते हैं जिनको हम यू कहा था, और जो कॉलम मूल्य ज्ञात करते हैं जिनको हमने वी बताया था, वो ज्ञात करने में हमें दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में रिक्त स्वतंत्र कोष्ठकों में से सबसे कम परिवहन लागत वाले रिक्त कोष्ठ में अत्यधिक छोटी संख्या, जिसको हमने ई नाम दिया है, रख देते हैं। ई का मान 0 के बराबर होता है। तो जितने कॉलम और रो -1 से कम पड़ते हैं वह अनुकूलतम हल ज्ञात करने हेतु हम उनमें ई रख देंगे। मान लीजिए कॉलम प्लस रो -1 ये 7 हैं और हमने सप्लाई 5 जगह की है, तो 2 सेल ऐसे भी होंगे जहां हमें ई रखना होगा, अर्थात हमारे लिए वह एक तरीके से भरे हुए कॉलम माने जाएंगे और ई का मान 0 के बराबर अपने को लेना होता है। तीसरी समस्या आती है प्रतिबंधित मार्ग की, अर्थात प्रोहिबिटेड रूट। यदि किसी पूर्ति स्थान से किसी मांग स्थान में इकाइयां नहीं भेजनी हो तो इस वर्ग से संबंधित प्रति इकाई लागत को इन्फिनिट अर्थात अनंत मान लेते हैं। ऐसा करने से सेल में आवंटन नहीं होगा, शेष कार्य वोगल अनुकूलता विधि से करेंगे। सीधा सा अर्थ ये है कि अगर हमें कह दें कि किसी एक स्थान से, एक उत्पादन केंद्र से किसी मांग केंद्र पर माल नहीं जा सकता या हम माल की सप्लाई नहीं कर सकते, तो उसे हम प्रतिबंधित मार्ग कहते हैं, और ऐसी स्थिति में उस सेल पर हम इन्फिनिट का चिन्ह लगा देंगे और इसे कार्यक्रम से बाहर कर देंगे। चौथी समस्या आती है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में, वो है वरीय मार्ग, प्रीफर्ड रूट। इस स्थिति में हमें जितने भी रो हैं या जो कॉलम है, तो रो से कॉलम वर्ग में x इकाई अवश्य भेजनी होती है। मान लीजिए हमें कह दें कि a से m को हमें 10 इकाइयाँ भेजनी आवश्यक हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन लग गई है तो उसे हम वरीय मार्ग के रूप में हल करते हैं। अतः परिवहन तालिका में संबंधित पूर्ति केंद्र की मात्रा को कुल मात्रा में से जितनी मात्रा हमने रोकनी है वो घटा देंगे
दर्शाते हैं तथा संबंधित मांग केंद्र की कुल मात्रा को, अर्थात जो टोटल क्वांटिटी है उसकी डिमांड की, उसमें से भी हम हमारी जो रोकी गई मात्रा है वो घटा देंगे। रोकी गई मात्रा को हम यहाँ एक्स नाम देते हैं। इसके पश्चात शेष समस्या का हल सामान्य वोगल विधि से हम कर लेते हैं। जैसे आपसे कहते हैं कि ए केंद्र से और डी को 10 इकाइयाँ भेजनी आवश्यक है, तो ए की टोटल क्वांटिटी में से 10 घटा देंगे और डी की टोटल डिमांड में से भी 10 घटा देंगे। उसके बाद हम एज पर रूल्स परिवहन तालिका को हल करेंगे वोगल विधि से। 5वीं स्थिति आती है परिवहन समस्या में अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यदि परिवहन तालिका प्रति इकाई लाभ से संबंधित है तो उसमें सबसे बड़ी लाभ की राशि में से सभी प्रकोष्ठ के लाभ की राशि को घटाकर रिलेटिव लॉस टेबल अर्थात न्यूनतमीकरण के रूप में इसे बदल लेंगे। न्यूनतमीकरण के उपरोक्त नियमों के आधार पर वोगल का हम अनुकूलतम हल ज्ञात कर लेंगे और सबसे अंतिम तालिका जो अनुकूलतम हल प्रकट करती है कि मात्राओं को प्रति इकाई लाभ से गुणा करके अर्थात यूनिट्स इनटू प्रॉफिट पर यूनिट से गुणा करके कुल लाभ ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं उनका हम समाधान करते हैं। तो मैंने आपको वोगल विधि में 5 समस्याओं के बारे में चर्चा की। पहली बताइए आपको असंतुलित बंटन की समस्या, दूसरी अपविकसित संभावित हल की समस्या, तीसरी प्रतिबंधित मार्ग की समस्या, चौथी वरीय मार्ग की, और 5वीं मैंने आपको बताई परिवहन तालिका अगर हमें अधिकतमीकरण बनानी हो तो हम कुल जो हमारी बड़ी तालिका है उसके सभी प्रकोष्ठ के लाभ जो हैं सबसे अधिक लाभ में से घटाकर लॉस में बदल लेंगे और फिर वोगल विधि से उसका हल करेंगे। इन सभी समस्याओं से संबंधित प्रथम 3 समस्याएं असंतुलित बंटन की स्थिति, अपविकसित हल की और प्रतिबंध मार्ग, इन तीनों समस्याओं को हम आज एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप इसी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक परिवहन निगम के पास शहर के 3 गैराज में कई ट्रक हैं। प्रत्येक गैराज में उपलब्ध ट्रकों की संख्या प्रत्येक ग्राहक को आवश्यक ट्रकों की संख्या तथा गैराज से प्रत्येक ग्राहक के व्यवसाय के स्तर की दूरी निम्न तालिका में दर्शाई गई है। अर्थात हमारे पास 3 गैरेज हैं ए, बी और सी, और कस्टमर हमारे पास हैं एम, एन, ओ और पी। प्रत्येक गैरेज में अवेलेबल ट्रकों की संख्या है ए में 12, बी में 8 और सी में 10। और जो कस्टमर्स हैं एम को 4 की आवश्यकता है, एन को 3, ओ को 5 और पी को 8। और ये जो बीच में दे रखा है अपने को, ये डिस्टेंस दे रखी है। रिक्वायरमेंट का योग करके देख रहे हैं हम, डिमांड हमारी है 20 और अवेलेबिलिटी हमारे पास है 30, अर्थात दोनों में अंतर है। तो ये असंतुलित बंटन की समस्या हो गई। तो ये पहली समस्या आ गई। ट्रक भेजने से ठीक पहले ये पता चलता है कि गैराज बी ग्राहक एन को जाने वाली सड़क यातायात के लिए अवरुद्ध हो जाने के कारण बंद कर दी गई है। अर्थात बी से और एन को जो सड़क जाती है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से मार्ग बंद होने से अवरुद्ध है और यहाँ ट्रक नहीं जा सकते। सड़क बंद हो जाने के कारण कुल तय की जाने वाली दूरी को न्यूनतम करने के लिए ग्राहकों को ट्रकों का आवंटन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो हमारे कस्टमर्स को और ट्रकों का आवंटन किस प्रकार से करना है कि दूरी न्यूनतम तय हो, ये हमें आज की इस प्रॉब्लम में समझनी है। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की प्रॉब्लम है। ये हमारे जैसे डिमांड सेंटर बताए थे वैसे ही हमारे कस्टमर हैं 4, ये गैरेजेज हैं हमारे, ये नंबर ऑफ ट्रक्स की सप्लाई है और ये नंबर ऑफ ट्रक्स की डिमांड है। दोनों क्वांटिटी में डिफरेंस है, इसलिए असंतुलित बंटन की समस्या है। और एक प्रतिबंधित मार्ग भी इसमें, बी से एन पर माल नहीं भेज सकते, तो ये प्रतिबंधित मार्ग भी है। और यदि हमारे क्वेश्चन में कॉलम प्लस रो -1 सप्लाई आती है तो ये अपविकसित हल के रूप में भी जाना जाएगा। तो इसको हम कैसे हल करें, ये आज अपने को विशेष रूप से समझना है। उस एग्जाम्पल को हम टेबल 1 से समझते हैं जो मैंने आपने बताया है, और मैंने यहाँ उतार लिया उसको। ये हमारे एम, एन, ओ और पी, ये 4 कस्टमर हैं। ए, बी और सी ये हमारे सप्लाई सेंटर्स हैं जो गैरेज हैं। हमें 12, 8 और 10 मात्रा 30 दिखा रखी थी, और हमारे एग्जाम्पल में ये थी 4, 3, 5 और 20। तो हमें असंतुलित बंटन को पूरा करने के लिए 10 इकाइयों का मैंने एक डम्मी कॉलम बना लिया है, और जिसकी लागत सदैव ही हमें 0 रखनी होती है। तो असंतुलित बंटन को मैंने संतुलित कर लिया है। अब हम कैसे सोल्व करेंगे अपने को समझना है। तो सबसे पहले हमें रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा ज्ञात करने हैं। हमारी पहली रो में 2 मिनिमम संख्याओं का अंतर लेना है। तो 2 मिनिमम संख्या हमारी 6 और 0, तो इनका अंतर आया 6।
मैंने यहाँ रख दिया है। इनमें दो मिनिमम संख्या देखनी है, ये 8, 7, 10 और 0, तो अंतर है 7 और 0 का 7। हमारे पास यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे मिनिमम है 7 और 0, तो डिफरेंस है 7। अब हम कॉलम डिफरेंस लेंगे। पहले कॉलम में हम देख रहे हैं 7, 8 और 10, तो 7 और 8 का अंतर है 1, तो मैंने ये 1 रख दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ अंतर है 6 और 7, तो ये मैंने 1 अंतर आ गया। 9, 7 और 8, 8 और 7 का अंतर है 1। यहाँ आप देख रहे हैं कि अंतर है 12 और 10 में, तो ये है 2, और यहाँ कॉस्ट में अंतर है 0। अब हमें ये जो हमने कॉलम मैक्सिमा और रो मिनिमा जो निकाली है, इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी है कि इनमें सबसे बड़ा अंतर कौन सा है, और वहाँ हमें सप्लाई देनी है। तो जैसे हमने इस 7 को टिक कर लिया, तो इस रो में सप्लाई देनी है। इस रो में हमें वहाँ सप्लाई देनी है जहाँ सबसे कम मात्रा है, सबसे कम कॉस्ट है। तो यहाँ 0 है, तो हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे। तो सी में उपलब्ध है 10 और इसकी आवश्यकता भी है 10, तो हमने यहाँ पर 10 सप्लाई कर दी। जैसे ही 10 सप्लाई दी, तो आप देख रहे हैं कि सी गैरेज सेटिस्फाई हो गया है। और ठीक इसी प्रकार से ये जो डम्मी है, ये भी सेटिस्फाई हो गया है। दोबारा हम इनको कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे। फिर दोबारा अंतर निकाले हमने, तो रो डिफरेंस निकालने हैं। तो 7 और 6 दो मिनिमम संख्याएं हैं, 7 और 6 का अंतर है 1। 8 और 7 और 10, तो 8 और 7 का अंतर भी है 1, और ये कट चुकी है, तो यहाँ कोई अंतर नहीं निकालने हैं। इधर से कॉलम डिफरेंस, तो 8 और 7 का अंतर 1, ये कट चुका है, इसमें है नहीं, तो ये संख्या 6 मानी जाएगी। 9 और 7 का अंतर 2, 12 और 10 का अंतर 2, और ये कटा हुआ है, हमें इसको नहीं देखना है। तो हम इधर से भी देखा और इधर से देखा, दोनों साइड में बड़ी संख्या है 6, तो इस कॉलम में हमें सप्लाई देनी है जहाँ सबसे कम कॉस्ट है। तो ये कटा हुआ है, यहाँ माल भेजना नहीं है, तो हमें यहाँ पूर्ति दे देनी है। अब यहाँ कितनी पूर्ति दें ये देखना है। ए में उपलब्ध है 12 और एन की रिक्वायरमेंट है 3, तो दोनों में कम 3 है, तो हम यहाँ 3 की सप्लाई कर देंगे। जैसे हमने 3 की सप्लाई की, तो एन डिमांड सेंटर सेटिस्फाई है कहलाएगा। एन में दोबारा कोई माल अपने को नहीं लाना है। अब बची हुई तालिका में फिर हमें डिफरेंस निकालने हैं। दो न्यूनतम लागतों का अंतर, तो ये 7 और 9 का अंतर है 2। 8 और 7 और 10, तो 2 अंतर है, 8 और 7 का अंतर ये आया 1। ये कटा हुआ है, छोड़ दीजिए इसको। आप इधर से 7 और 8 में अंतर है 1, ये कट चुका है। 9 और 7 में अंतर है 2, 12 और 10 में अंतर है 2, और ये कटा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने थर्ड टाइम भी डिफरेंस निकाल ली। हमें देखना है कि सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा है। इधर से भी देखा हमने, सबसे बड़ा 2 है, और इधर से भी 2 है। कोई सा भी 2 ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी। जैसे मैंने इस 2 का चयन कर लिया, तो इस 2 में हमें इस रो में सप्लाई देनी है जहाँ सबसे कम कॉस्ट है, ये सबसे कम लागत है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे कम है 7, 9 और 12, तो ये 7 कम है सबसे, तो यहाँ पर हम सप्लाई देंगे। कितनी दें ये देखना है। तो ए में उपलब्ध थी 12, 12 में 3 जा चुकी, तो यहाँ 9 उपलब्ध है। एम की आवश्यकता है 4, तो दोनों में से कम 4 है, तो हम यहाँ 4 की सप्लाई कर देंगे। जैसे ही 4 की सप्लाई की, तो एम डिमांड सेंटर जो है हमारा, या एम कस्टमर है, वो सेटिस्फाई हो चुका है। फिर डिफरेंस हम निकालेंगे, तो अब 2 ही बचे हैं, 9 और 12, डिफरेंस आया 3। इनमें डिफरेंस 7 और 10, 3, ये कटा हुआ है। इधर देखें तो ये कट चुकी है, ये कॉलम भी कट चुका है। 9 और 7 में डिफरेंस है 2, 12 और 10 में डिफरेंस है 2, ये कट चुका है। तो जब डिफरेंस की बात आती है, तो इधर तो मैक्सिमम है 2 और इधर है मैक्सिमम 3, तो हमें 3 लेना है। कोई सा भी 3 ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी। तो जैसे मैंने इस 3 को ले लिया। इस 3 को लेते ही हमें सप्लाई देनी है इस रो में। इस रो में सप्लाई दें तो वहाँ दें जहाँ सबसे कम लागत है, तो सबसे कम लागत यहाँ पर है 9 रुपये, तो यहाँ सप्लाई देना है। अब कितने दें,
12 में से 7 जा चुकी हैं, 4 और 3 7, तो बची हुई 5 है और ओ का आवश्यकता भी 5 ही है, तो हम यहाँ 5 इकाई दे सकते हैं। ये मैंने 5 दे दी। जैसे ही मैंने 5 इकाइयाँ दी तो 4 3 7 और 5 12, अर्थात हमारा ये जो सेंटर है ए, ये सेटिस्फाई हो गया। और इधर से हम देख रहे हैं ये भी 5 थी, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब केवल एक जगह हमारे पास खाली बची हुई है, तो जो भी बचा हुआ माल है यहाँ जाएगा, बचा हुआ माल यहाँ जाना है। अर्थात बी में कुल सप्लाई 8 थी और पी की आवश्यकता भी कितनी थी, 8 थी, तो ये 8 हम यहाँ दे देंगे। ऐसा करने से ये बी भी सेटिस्फाई हो गया और ये पी भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये हम इस प्रकार से विद्यार्थियों, अब आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलम है, इसमें 1 2 3 4 और 5 कॉलम है, 5 रो हैं ए बी और सी 3, तो कॉलम प्लस रो -1 बराबर, तो कॉलम हमारे थे 5, रो हैं 3, -1 किया, अर्थात 7 जगह सप्लाई होनी चाहिए। हमारे उसमें सप्लाई है 1 2 3 4 और 5, केवल सप्लाई 5 जगह है, इसलिए ये अपविक्षित हल है, डिजेनरेट प्रॉब्लम है। हम इसमें u और v के मान ज्ञात करेंगे तो हमें कुछ दिक्कतें आएंगी। अब उसका समाधान कैसे करेंगे अपने को समझना है। हमें सबसे पहले u के मान निकालने हैं। मैंने u1 बराबर 0 मान लिया है। तो जब u1 बराबर 0 है तो हमने ये पढ़ा था कि हमारा u और v इक्वल टू कॉस्ट होता है, u प्लस v इक्वल टू कॉस्ट फील्ड कॉलम्स के लिए होता है। तो u का मान 0 है तो v का मान हमें 7 रखना होगा, क्योंकि 0 प्लस 7 इक्वल टू 7 होता है। इस प्रकार से इसका मान 0 है तो v2 का मान हमें 6 रखना होगा, 0 प्लस 6 इक्वल टू 6। ये कॉस्ट 9 है तो v3 का मान हमें 9 रखना होगा। तो इस तरीके से हमें इनके मान रख लिए। अब मान रखने के बाद आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास न तो v4 का मान निकल सकता और न v5 का मान निकल सकता। हम यहाँ रुक गए, हम इस तालिका में फंस गए। हमें अब 2 कॉलम ऐसे भी हैं जो भरे हुए मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 7 के बराबर संख्या चाहिए, जबकि फील्ड कॉलम 5 ही है, तो 2 कॉलम में हम ई मान के चलेंगे। अब ई कहाँ रखें ये विशेष रूप से समझना है। तो ई रखने के लिए हम इस तालिका में जो रिक्त कॉलम है और उनमें सबसे कम लागत है वहाँ ये रखते हैं। तो यहाँ कॉस्ट है 12, यहाँ 7, ये प्रतिबंधित है, ये 8 है, ये 10 है, ये 7 है, तो मैंने ई यहाँ रख दिया। मैंने इसको E1 नाम दे दिया, सबसे कम लागत ये थी। डमी में हम सप्लाई अभी नहीं देंगे, तो E1 कर दिया मैंने। जैसे मैंने E1 कर दिया, भरा हुआ कॉलम है, इसका मान 0 है, ये मानिए आप। तो इधर से इसका मान 9 है, तो ये U2 का मान -2 हो जाएगा। 9 में से -2 घटाएंगे तो ये 7 हो गया। अब ये जब -2 है तो अभी V4 का मान आ जाएगा, हमें 10 रखना है, तो मैंने इसका मान रख दिया, V4 का मान 12 कर दिया मैंने। तो 12 में से 2 गए तो 10 हो गया, ये मान भी निकल गया। हम फिर अटक गए हैं हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि V5 अभी भी नहीं है और U3 भी नहीं है, तो एक कॉलम को हमें और E मानना होगा। अब कौन से को माने ये अपने को समझना है। तो सबसे कम लागत अब यहाँ है 7 रुपये, मैंने इसको भी भरा हुआ मान लिया, E2 कर दिया मैंने इसमें। जब इसको मैंने भरा हुआ मान लिया तो इसका मान ऊपर से 6 है, तो अब ये मान आ जाएगा। तो U3 बराबर 1 हो गया, 1 + 6 बराबर 7 हो गया। और जब ये 1 है और हमें 0 रखना है कॉस्ट, तो ये V5 - 1 हो गया। तो हमने भरे हुए कॉलम के मान निकाल लिए। अब हम रिक्त कॉलम के मान निकालेंगे। ये हमारा रिक्त कॉलम है। रिक्त कॉलम का मान होता है U + V - कॉस्ट, ये रिक्त कॉलम का है। तो ये U का मान 0, V का मान 12, दोनों का जो 12 में से गया 12, तो ये 0 बच गया। 0 और -1 का योग किया तो -1 में 0 गया -1। ये रिक्त कॉलम है। 7 और -2 का योग किया था 5, 5 में 8 गया -3, ये प्रतिबंधित है। यहाँ जाइए, -2 और -1 तो -3 है, 0 बढ़ाएंगे तो -3 बचेगा। यहाँ आ जाएँ, 7 और 1 8, 8 में से गए 10, ये -2, ये भरा हुआ है। यहाँ आ जाएँ, 1 और 9 10, 10 में से 8 गए तो प्लस के 2 बच गए। यहाँ 12 और 1 13, 13 में से गए 12 तो प्लस का 1 बच गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं विद्यार्थियों कि अगर हमारी परिवहन तालिका के सभी ब्लैंक कॉलम माइनस में आ जाएं तो अनुकूलतम हल आता है, लेकिन यहाँ माइनस में नहीं आया।
हमारे 2 कॉलम ऐसे हैं जो प्लस शो कर रहे हैं, तो इसमें और सुधार की गुंजाइश है। तो जहाँ प्लस आया है वहाँ हमें कुछ इकाइयाँ और लानी पड़ेंगी, यहाँ हम कुछ इकाइयाँ रखेंगे। जब हम यहाँ पर इकाइयाँ रखेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें इससे संबंधित भरे हुए कॉलम में इकाइयाँ घटानी पड़ेंगी। जितनी यहाँ रखोगे उतनी घटानी पड़ेंगी। इधर घटाते हैं तो इधर कोई मात्रा नहीं है, तो हम इधर आएंगे। जितना आप यहाँ जोड़ोगे उतना ही हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा, और जितना यहाँ घटाएंगे हम उतना हमें जोड़ना होगा, उतना हमें यहाँ पे जोड़ना होगा। और जितना आप यहाँ जोड़ोगे उतना आपको यहाँ पर घटाना होगा, और जितना यहाँ घटाओगे उतना ही यहाँ जोड़ना होगा। तो ये हमारा बंद पथ बन गया। अर्थात इस बंद पथ में हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ इकाइयाँ लानी है, यहाँ घटानी है, यहाँ जोड़नी है या घटानी है। अब कितनी इकाइयाँ रोटेट करें, ये मेन पॉइंट है। तो जहाँ पर भी मैंने माइनस का चिन्ह लगाया है वो मात्रा रोटेट करनी है। ये माइनस का E2, ये माइनस के 5, E2 का मान है 0 और ये 5, अर्थात हमें यहाँ से E2 हटाना है और ये मात्रा यहाँ जानी है और ये हमें चेंज करके दिखाने हैं। तो नई तालिका में मैं चेंज बताऊंगा। E2 का मान 0 है तो ये 3 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही रहेगा। लेकिन E2 यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अर्थात जहाँ 8 लाख रुपये लागत है वहाँ पर E2 का हम स्थानांतर कर देंगे, ये माने, और ये खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से नई तालिका में E2 हमें C से O में लाना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम नई तालिका बना रहे हैं। हम नई तालिका बना रहे हैं टेबल नंबर 2। जहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है वहाँ पर E2 आ जाएगा हमारा। ये भरा हुआ कॉलम मैंने कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं करना था। बाकी तालिका में हमारा कोई चेंज नहीं है। जहाँ 7 था वहाँ पर हमारी 4 इकाइयाँ हैं, जहाँ 6 है वहाँ पर हमारी पहले से ही 3 इकाइयाँ थी, इनमें कोई चेंज नहीं है। और जहाँ 9 था वहाँ पर भी हमारी 5 इकाइयाँ हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। और जहाँ 10 था वहाँ हमारी 8 इकाइयाँ, इनमें कोई चेंज नहीं है। और जहाँ 0 था वहाँ हमारी 10 इकाइयाँ, वहाँ कोई चेंज नहीं है। और E1 हमारे यहाँ पर E1 था, इसमें हमारा कोई चेंज नहीं है। अर्थात 4, 3, 7 और 5 12 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। ये इधर से ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। अब हम पुनः है U और V के मान निकालेंगे। U1, U2 और U3, और ये V1, ये V2, V3, V4 और V5, ये मान हमें निकालने हैं। तो हमारे पास U1 बराबर है 0। ये 0 है तो 0 प्लस 7, ये 7 आया, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9। इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 7, 6 और 9 तीनों भरे हुए कॉलम थे, हम ले लिए। जैसे ही ये 9 आया तो ये मान निकल जाएगा। 9 में से ये 2 घटा दिए हमने, तो 9 माइनस 2 ये 7 हो गया। ये अब आप देख रहे हैं कि जब ये माइनस के 2 हैं तो ये आ जाएगा। ये माइनस के 2, हमें कोष्ट 10 चाहिए तो ये 12 बन गया। अब 12 में से 2 घटा दिए तो 10, ये मान भी आ गया। आप देख रहे हैं कि ये 9 है, ये 9 है तो ये मान निकल जाएगा। 8 रखना है तो 9 माइनस 1 तो ये 8 हो गया। तो हमारे पास V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, V4 आ गया। अब रही V5, तो ये माइनस का 1 है और ये 0 रखना है अपने को, तो ये प्लस का 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने ये मान रख लिए 7, 6, 9, 12 और 1, और इधर से 0, माइनस के 2 और माइनस के 1, हमने इस प्रकार से मान रख लिया। अब रिक्त कॉलम का मान निकालते हैं। ये रिक्त कॉलम है। रिक्त कॉलम वही U प्लस V माइनस कॉस्ट। U 0, V है 12, यो क्या 12, 12 में से 12 गया 0, 0 प्लस 1, 1 में से 0 गया तो ये प्लस का 1 बच गया। ये रिक्त कॉलम है। ये 7 और माइनस के 2 तो ये 5, 5 में से 8 गए, माइनस के 3, ये ब्लैंक है, ये फील्ड कॉलम है, यहाँ आ जाइए। V5 है 1, ये है माइनस के 2 तो योग किया तो माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 हो गया। ये हमारा फील्ड, ये ब्लैंक कॉलम है। 7 में से 1 गया 6, 6 में से 10 गई -4, 6 में से 1 घटा दिया 5, 5 में 7 गए -2, ये ब्लैंक है,
12 माइनस 1 11, 11 में से गए 12 माइनस 1। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सभी रिक्त कॉलम माइनस आ गए लेकिन एक प्लस आ गया। इसका मतलब हमारा अनुकूलतम हल अभी भी नहीं आया है। तो यहाँ पर हमें कुछ इकाइयाँ अब भी लानी पड़ेंगी। जब यहाँ इकाइयाँ लाएंगे हम तो स्वाभाविक है कि हमें कुछ इकाइयाँ कम भी करनी पड़ेंगी। यहाँ लाओगे आप तो इसी में यहाँ नीचे उतनी इकाइयाँ यहाँ घटानी पड़ेंगी ताकि कॉलम का योग बराबर रहे। जब यहाँ घटाएंगे हम तो स्वाभाविक है कि उतनी ही इकाइयाँ हमें यहाँ लानी पड़ेंगी, प्लस करनी पड़ेंगी। जब आप यहाँ प्लस करोगे तो उतनी ही इकाइयाँ हमें यहाँ माइनस करनी पड़ेंगी, और जब हम यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस करनी पड़ेगी। तो ये हमारा बंद पथ बन गया। विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि बंद पथ में हमें मिनिमम संख्या देखनी है मात्रा की। यहाँ मिनिमम है 5 माइनस की और यहाँ माइनस की है 10। तो इन दोनों में सबसे छोटा सी 5 है माइनस की, तो हमें 5 इकाइयाँ घुमानी है। 5 इकाइयाँ रोटेट करेंगे हम, यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे 5 इकाइयाँ, ये अपने ध्यान रखना है। तो चेंज करके देखते हैं। देखिए 5 इकाइयाँ थी यहाँ से, अब यहाँ लानी है 0 वाली जगह, तो मैं नेक्स्ट तालिका में यहाँ ला रहा हूँ। तो ये मैंने 5 इकाइयाँ मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। अब यहाँ आप आ जाइए, ये 10 थी, इन्हें 5 घटेंगी तो ये 5 ही रह जाएंगी, तो ये भी 5 रह गई, 5 घटा दी मैंने। E2 है, इस जगह पे E2 का मान 0 था, E2 का मान हमारा था 0, तो यहाँ पर 5 इकाइयाँ जुड़ेंगी इसमें, तो जुड़ेंगी तो ये 5 मैंने यहाँ प्लस कर दी। रास्ते में E1 आ रहा है, इसमें कोई चेंज है नहीं, तो ये E1 ऐसा कैसा बैठा रहेगा। ये 5 में 5 चला गया तो ये खाली हो गया, कुछ नहीं लिखना है। हमारी इन 4 इकाइयों में हमने कोई चेंज नहीं किया, इन 3 में हमने कोई चेंज नहीं किया। 4 3 7 और 5 12 हो गया। और हमारे क्वेश्चन में जो 10 के नीचे लिखी हुई थी 8 इकाइयाँ, हमने इनमें भी कोई चेंज नहीं किया। ये 8 ऐसी कैसी हैं, 5 5 10 हो गया, ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ये 5 हो गई, ये 8 हो गई, ये 10 हो गई। पुनः है हमें u और v के मान निकालने हैं। तो देखिए u का मान निकालते हैं हम, तो ये मैंने लिख रखा है u1 u2 u3, तो मान निकाले तो ये 0 मान आएगा, u1 बराबर 0। तो ये इससे v1 v2 v3 v4 v5 मान अपने को निकालने हैं। तो u1 जब 0 है तो ये आया 7, ये आया 6 और ये आया, ये 0 है तो ये भी 0 आ जाए, तो ये भी ये 0। 3 मान हमारे आ गए, 7 6 और 0। हम देख रहे हैं जब ये मान 0 आ गया तो अब ये निकल सकता है इधर से, तो ये u3 यहाँ पर आता है u2, तो u3 निकाल सकते हैं आप। हमारा v5 का मान 0 था, जब ये 0 है तो ये भी 0 रखना है, तो u3 बराबर भी हमारे उसमें 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो अब ये मान आ जाएगा v3 का, ये 0 है तो v3 का बराबर निकालेंगे। इस मात्रा 8 है हमारी, तो v3 का मान हमारा 8 आ जाएगा, v3 इक्वल टू 8। तो एक मान आ गया 7, एक आ गया 6, एक 8। अब v4 अभी बचा हुआ है, v4 का मान निकालना अपने को। तो v4 का मान निकालने के लिए v3 8 है तो अब ये निकल जाएगा। v3 यहाँ पर भरा हुआ कॉलम में मान 7 है, तो यहाँ पर -1 कर दिया मैंने, 8 में से 1 गया तो ये भरा कॉलम हो गया 7। तो u1 हो गया 0, ये माइनस का 1, ये 0, v1 7, ये 6, ये 8, अब ये v4 और बच गया। तो ये माइनस का 1 है, हमें योग चाहिए 10, तो ये 11 आ जाएगा। 11 में से 1 गया 10, v4 भी आ गया और v5 भी आ गया। अब हमें ब्लैंक कॉलम्स के मान निकालने हैं। ये ब्लैंक कॉलम है, इधर है 8, इधर है 0, तो 8 में से 9 गया -1, यह मान है 11 और यह 0, तो 11 में से गया 12, माइनस का 1, ये भी ब्लैंक कॉलम है। माइनस का 1 और 7 गया 6, 6 में से 8 गए -2, ये ब्लैंक कॉलम है। ऊपर का योग है 0, माइनस का 1, तो -1 में से 0 गया माइनस का 1। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, इधर है 0, इधर है 7, योग है 7, 7 में से 10 गई माइनस का 3, ये 0 और 6, योग है 6, 6 में 7 गया माइनस का 1, 0 + 11, 11 में से गया 12, माइनस का 1। विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि जो इस तालिका नंबर 3 है, इसमें सभी ब्लैंक कॉलम माइनस में आ चुके हैं, तो ये हमारी तालिका का अनुकूलतम हल है। इस अनुकूलतम हल को मैं इस तालिका में दर्शा सकता हूँ इस प्रकार से।
यहाँ हमारी इकाइयाँ होगी 4, एन को हमने इकाइयाँ दी हैं 3 और डम्मी को दी हमने 5, और हमने जहाँ 10 लिखा हुआ है वहाँ इकाइयाँ आई हैं 8, और हमने जहाँ 8 लिखा हुआ वहाँ इकाइयाँ आई हैं 5, जहाँ 0 लिखा हुआ वहाँ इकाइयाँ आई 5। विद्यार्थी आप देख रहे हैं डम्मी कॉलम काल्पनिक था, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल असंतुलित बंटन को संतुलित करने के लिए हमने बनाया था। अब हम कोष्ट कैसे ज्ञात करें ये अपने को समझना है। हमने सप्लाई दी है ए से एम को 4 इकाई, ए से एम को 4 इकाई और प्रति इकाई 7 रुपये है, और टोटल कॉस्ट ये आई 28। फिर हमने ए से एन को 3 इकाई दी है, प्रति इकाई लागत है 6 रुपया, कॉस्ट हो गई 18 रुपये। फिर हमने डमी को दिया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। बी से पी को दिया है, बी से पी को 8 इकाई दी है, प्रति इकाई लागत है 10 रुपये, तो ये 80 रुपये हो गया। फिर हमने सी से ओ को दिए हैं 5 इकाई, सी से ओ को 5 इकाई, प्रति इकाई 8 रुपये, तो कॉस्ट आई 40 रुपये। और डमी इसको देखने की जरूरत नहीं है, हमें हमारी कॉस्ट का हमें योग कर देना है। 8 8 16, 1 3 4 4 8 और 8 16, 166, अर्थात टोटल कॉस्ट या टोटल किलोमीटर्स हमारे क्वेश्चन में 166 आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि वोगल के अनुकूलतम हल से हमने ये समस्या हल की है। विद्यार्थियों, इस समस्या में 3 समस्याएं साथ साथ आई हैं। असंतुलित बंटन हमने हल किया है, अपविक्षित हल से डिजेनरेट प्रॉब्लम के नाम जानते हैं वो हमने हल की है, और तीसरी प्रतिबंधित मार्ग अर्थात बी से एन का रास्ता बंद था वो भी हमने लिखा है। जब रास्ता बंद हो तो वहाँ हमें किसी प्रकार की सप्लाई नहीं देनी होती है। तो इस तरीके से हमें ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में विभिन्न समस्याओं को हल करके दिखाना होता है। अगली जो मेरी क्लास होगी, जो लेक्चर होगा, उसमें मैं वोगल्स विधि में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझेंगे। आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया है तो इसको आप लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच।